चलिए इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं जेईई मेंस का जो एग्जाम चल रहा है उसके वीडियो और उसके जो हमारे पास क्वेश्चन पेपर्स हैं उनका सॉल्यूशन ये है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो 24 फरवरी को एग्जाम हुआ सेकेंड शिफ्ट में उसके सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, मतलब एक से लेकर के पूरे 30 क्वेश्चंस जिसमें से हमें 25 करने होते हैं। सारे क्वेश्चंस का वीडियो सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग एक एक करके। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। हमसे बोल रहा है कंपेयर द रेट ऑफ एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। मतलब वो चाहता है कि एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन उसमें क्या होता है, जहां पे ये जैसे लिविंग ग्रुप है Cl, अगर किसी ने डॉस प्रोसेस देखा होगा तो तुम्हें उन्हें बहुत आराम से समझ में आ रहा होगा। डॉस प्रोसेस में यही करते हैं, जैसे जैसे हम लोग NO2 ग्रुप लगाते चले जाते हैं, NaOH जो कि एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करता है, टेम्परेचर देना पड़ता है। और जबकि जो ये वाला हमारे पास पार्ट है इसमें इतने NO2 लगे हैं कि इसमें न्यूक्लियोफाइल OH- लाने की भी जरूरत नहीं, वाटर भी ऐसे न्यूक्लियोफाइल अटैक करके Cl को निकाल देता है। तो जितना ज्यादा NO2 ग्रुप लगाते जाओगे न्यूक्लियोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन का ऑर्डर होगा वो बढ़ता चला जाएगा। तो हमारे पास ऑर्डर क्या होगा, सबसे कम 1 में, फिर 2 में, फिर 3 में, फिर 4 में। तो 4 हमारे पास जो मेन ऑर्डर होगा वो होगा हमारे पास 4 3 2 1, ये हो जाएगा ऑर्डर, डी ऑप्शन। ठीक है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते चले जाओगे उतने ही आराम से होगा। रियल में रिएक्शन कैसे होती है, रिएक्शन तो ऐसे प्रोसीड करता है कि जब एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या चीज है, वहां पर नॉर्मली जो सब्स्टिट्यूशन होते हैं वहां पे अटैक करके तुरंत ही लिविंग ग्रुप निकल जाता है। लेकिन एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब हो जाता है कि न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करेगा, वीक बॉन्ड पाई है तो पाई बॉन्ड टूटेगा, फिर उसके बैक अटैक से लिविंग ग्रुप निकलता है। यहाँ लिविंग ग्रुप जब निकलता है तो वो फास्ट स्टेप होता है, तो वो मैटर नहीं करता है। बस हम देखते हैं कि जब वो अटैक कर रहा होगा न्यूक्लियोफाइल तो इस पे प्लस चार्ज की डेंसिटी कितनी होगी, जितना ज्यादा प्लस चार्ज की डेंसिटी होगी न्यूक्लियोफाइल उतने आराम से अटैक करेगा। फिर पाई बॉन्ड टूटता है, फिर से एरोमेटाइजेशन गेन करने के लिए बैक अटैक से Cl निकल जाता है, फिर जाकर के न्यूक्लियोफाइल लग जाता है। ये होता है एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। चलें क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देख लेते हैं। हमसे बोल रहा है ब्यूना एस में एस क्या चीज है भाई, इससे ज्यादा लल्लू क्या हो सकता है अपने लिए कि एस क्या होता है। एस होता है स्टायरीन। स्टायरीन हम लोगों ने कितनी बार सुना है। स्टायरीन क्या चीज है ये, मतलब स्टायरीन अगर किसी ने देखा हो, नॉर्मली स्टायरीन को ऐसे बनाते हैं, यही है स्टायरीन। एस इंडिकेट्स स्टायरीन। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सेकंड का सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे चाहता है कि जो नाइट्रोबेंजीन है उसको हम कन्वर्ट करा दें 1,3 डाइब्रोमो बेंजीन में। अच्छा, नाइट्रोबेंजीन है तुम्हारे पास, नाइट्रोबेंजीन, ये रहा नाइट्रोबेंजीन, और इसको तुम चाहते हो कि ये कन्वर्ट हो जाए 1,3 मतलब मेटा डाइब्रोमो बेंजीन में, इसमें कन्वर्ट हो जाए। तो कैसे कन्वर्ट होगा आओ देखते हैं। पहले तो हम इसका करा देते हैं, सबसे पहले सी वाले ऑप्शन पे फोकस करें तुम्हें जल्दी आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले तुम इसमें डाल दो Br2 डाल दें। हाँ, किसका यूज करके, तुम डायरेक्ट FeBr3 भी डाल सकते हो, वो हमें ब्रोमाइड आयन प्रोवाइड कराते हैं, तो वो एज ए इलेक्ट्रोफाइल Br+ अटैक कर जाएंगे NO2 के, क्योंकि NO2 मेटा डायरेक्टिंग है तो उसके मेटा पोजीशन पे आ जाएंगे। कौन सी चीज मेटा पोजीशन पे आ जाएगी, Br। अब ये जो Br लग गए, अच्छा अब तुम चाहते हो ये वाला NO2 किस में चला जाए, Br में, तो उसका रिडक्शन करा दें। मेटल एसिड SnHCl देना चाहिए, वहां SnCl2HCl लिखा है, एक्चुअली में SnHCl होना चाहिए था, क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा मोड़ा इधर उधर हो सकता है। ऐसे तो मैंने पूरी कोशिश की है कि कोई भी गलती ना रही हो यहाँ पे। तो ये NO2 हो जाएगा NH2 में और ये Br ऐसे ही लगा रहेगा। उसके बाद तुम इसका करा रहे हो डाइएजोटाइजेशन NaNO2HCl, उससे क्या होगा, जो हमारे पास NH2 ग्रुप है वो कन्वर्ट हो गया होगा डाइजोनियम सॉल्ट में N2+Cl- और यहाँ पे Br। फिर तुम आगे क्या करा रहे हो, देखो सैंड में रिएक्शन CuBr HBr, इससे क्या होगा, इससे जो हमारे पास सैंड में रिएक्शन से हमें क्या मिलता है ये हम जानते ही हैं, जो N2+Cl- से ये हट जाएंगे और वहां पे लग जाएगा Br। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। बोल रहा है हम इसके लिए क्या यूज करें। ध्यान से देखो, पाई बॉन्ड पे कुछ नहीं कर रहा है और CO को रिड्यूस करा रहा है, तो पाई बॉन्ड पे कुछ नहीं हुआ। अच्छा, CO कहाँ गया, CH2 में चला गया। अच्छा ठीक है, तो ये तो सब यूज नहीं करते हैं, H2Ni यूज नहीं करते, सोडियम बोरोहाइड्रेट डालते तो CO CH2 में नहीं होता, तो BCD तो ऐसे ही गलत हो गया। तो क्या करा दें, रोजेनमुंड रिडक्शन, सॉरी वुल्फ किस्नर रिडक्शन, वुल्फ किस्नर रिडक्शन या फिर क्लीमेंसन रिडक्शन भी करा सकते थे। अब वो तो है भी नहीं है। वैसे हम बोलेंगे कि जब क्लीमेंसन रिडक्शन कराओगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि जिंक अमलगम कंसंट्रेटेड HCl क्या कर सकता है, पाई बॉन्ड से रिएक्शन, इसलिए ज्यादा अच्छा होगा अगर रोजेनमुंड भी होता
और क्लेमेंसन मतलब वुल्फ किस्नर भी होता और क्लेमेंसन रिडक्शन भी होता, तब भी हमारा आंसर क्लेमेंसन रिडक्शन ही होगा, क्योंकि ये बेसिक मीडियम में होते हैं। N2H4 OH माइनस हीट, ये वो पूरा हमारे पास रिएजेंट होता है। अभी के लिए हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट। इसको और अच्छे से ऐसे लिखना चाहिए N2H4 OH माइनस हीट, लेकिन शायद एग्जाम में ऐसे करके लिखा हुआ था। 4 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। मैचिंग के लिए हमसे बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, बहुत आराम से हम लोग सीख सकते हैं। जो नॉरेथिंड्रोन होता है वो एंटी फर्टिलिटी ड्रग, बहुत सारे लोग जानते होंगे इसको। विटामिन B12 अगर इसकी कमी हो जाए तो एक बीमारी हो जाती है, वो होता है परनीसियस एनीमिया। ठीक है, और जो हमारे पास सेकेंड नंबर है वेलियम, ये सिंपल मैचिंग करके है, केमिस्ट्री एवरीडे इन लाइफ वाले पार्ट से अपने यहाँ है। अगर तुमने देखा होगा तो तुम्हें काफी आसान भी मैचिंग दिया है, इतना टफ नहीं है। तो वेलियम उसकी मैचिंग हो जाती है पी से, ये एक ट्रांसक्विलाइजर है। और मॉर्फिन एक एनाल्जेसिक है। अगर तुमने पढ़ा होगा एनाल्जेसिक, तो हम जो हमारे पास जैसे एस्प्रिन वो भी एक एनाल्जेसिक है, तो इसको मैचिंग करा लो, आंसर हो जाएगा तुम्हारे पास फर्स्ट ऑप्शन। सिंपल एनसीईआरटी बेस्ड है, इसमें बहुत ज्यादा ज्ञान लगाने की जरूरत है नहीं। मतलब अगर तुमने देखा होगा ये सारी चीजें तो बहुत आराम से याद हो गया होगा। इवन विटामिन B12 के बारे में तुम्हें बायोमोलिक्यूल्स में भी मिला होगा, जहां पे सबसे लास्ट में प्रोटीन्स के बारे में दिया रहता है, विटामिन के बारे में दिया रहता है। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में हमसे बोला जा रहा है BOD, ये फिर से तुम्हारे पास इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का पार्ट है। अगर तुमने वन शॉट वीडियो देखा हो अपना ही जो तुम्हारे चैनल पे मतलब अपने चैनल पे पढ़ा हुआ है, तो फिर बड़े आराम से हम सीख सकते हैं। BOD is the parameter that can be helpful for survival of aquatic life। हमसे बोला जा रहा है जो BOD है वो एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, और BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ना, ऐसे करके यहाँ पे लिखा हुआ है। एक्चुअली में ये डिजॉल्व ऑक्सीजन के बारे में था, DO के बारे में। ठीक है, DO। तो अगर ये डिजॉल्व ऑक्सीजन रहा होगा तो वो डिजॉल्व ऑक्सीजन एक्वेटिक लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। और ऑप्टिमम जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होते हैं, मैक्सिमम जो हमारे पास मिल पाते हैं, या मैक्सिमम ये BOD नहीं, जो ऑप्टिमम वैल्यू होता है जो हमारे पास डिजॉल्व ऑक्सीजन का, वो 6.5 ppm करके 6.5 डिजॉल्व ऑक्सीजन के बारे में मेरे हिसाब से होना चाहिए था। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट हो जाते हैं, जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है वो भी सही और सेकंड वाला स्टेटमेंट भी हो जाता है सही, शायद इतना ही रहता है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एक्चुअली में डिजॉल्व ऑक्सीजन से ही रिलेटेड रहता है। तो ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या फिर डिजॉल्व ऑक्सीजन वो 6.5 ppm के आसपास होता है। ये भी बात बिल्कुल सही होता है, दोनों स्टेटमेंट एक हिसाब से करेक्ट हैं। ये तुम्हें याद होगा तभी कर पाओगे, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का ये डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, NCERT बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 7, ये तो बहुत ही आसान सा है। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग अमीन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। तो किस किस अमीन को गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस से बना सकते हैं इनमें से? तो अक्सर हम उन्हीं अमीन को बना सकते हैं जो हमारे पास कैसी हो, प्राइमरी अमीन हो, और साथ में अगर हम उस अमीन की जगह पे X लगाएं तो वो प्राइमरी हैलाइड भी हो, मतलब प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जैसा। जैसे ये CH2NH2 है, इसको बना सकते हैं। एरोमेटिक वाले पार्ट को नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पे जब हम हाइड्रोजन लगाएंगे तो यहाँ पे SN2 होना बहुत टफ है। ये इसे बना सकते हैं, हाँ इसे भी बना सकते हैं। तो अगर इस तरीके से ऑप्शंस हमारे पास रहे होंगे तो हम लोग 3 बना सकते हैं। ठीक है, हाउ मेनी में तो हो जाएगा ACD, मतलब 3 हो जाएंगे हमारे पास नंबर में। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देख लेते हैं। 8 नंबर में क्या है अपने पास? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ एल्काइन विथ HgSO4 डाइल्यूटेड H2SO4। तो एल्काइन से जब हम रिएक्शन कराते हैं इसका, ये एक्चुअली में एल्काइन की हाइड्रोलिसिस कराता है। पाई बॉन्ड शिफ्ट होते हैं और एक ही डायरेक्शन में पाई बॉन्ड जाते हैं, प्लस प्लस माइनस माइनस, प्लस को हम लोग OH देते चले जाते हैं और इधर HH। अक्सर इन जनरल हमारे पास बनता है कीटोन, वो भी इस टाइप का COCH3 टाइप के। तो ये कीटोन बन जाएंगे आराम से, ये भी बन जाएगा। हाँ, ये कीटोन तो बड़े आराम से बन जाएंगे। अगर तुम्हें एल्डिहाइड बनाना होगा ना तो R को हम ज्यादा से ज्यादा H कर सकते हैं। मतलब अगर तुम एसिटिलीन ले जाओगे तभी एक एल्डिहाइड बन सकता है, ध्यान से देखोगे तो, क्योंकि ये वाला पार्ट तो COCH3 में चला जाता है। अगर यहाँ पे H होगा तभी तुम्हें एक एल्डिहाइड मिलेगा, तो ये एल्डिहाइड बन सकता है CH3CHO, लेकिन ये वाला एल्डिहाइड नहीं बना सकते। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास बी पार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ एल्काइन विथ HgSO4 डाइल्यूटेड H2SO4, तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, डाइजोनियम सॉल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव कलर्ड डाई ऑन रिएक्शन विथ बीटा नेफ्थॉल इन NaOH। तो जो हमारे पास NH2 के डेरिवेटिव्स होते हैं वो बीटा नेफ्थॉल के साथ क्या करेंगे, रिएक्शंस कर जाएंगे और वो हमें दे जाएंगे कलर डाई।
तो अमीन ऐसा करेगा, मतलब जो एनिलीन है वो ऐसा करेंगे, हाँ जहाँ पे बेंजीन रिंग के पास डायरेक्ट NH2 लगा है वो ऐसा कर जाएंगे। एक्चुअली में ये डायरेक्ट नहीं करेगा, ये एक्चुअली में डाइएजोटाइजेशन करेंगे पहले, यहाँ पे आएगा N2+, और यही ऐसा कर सकता है जहाँ पे एनिलीन होगा, और फिर वो जाकर के बीटा नेफ्थॉल, बीटा नेफ्थॉल क्या होता है, नेफ्थलीन बनाए और उसके बीटा पोजीशन पे एक OH लगा दें, और यहाँ पे फर्दर जब तुम कराओगे कपलिंग रिएक्शन तो वो इधर जाकर के N2PH जाकर के लग जाएगा, जो एक कलर्ड डाई होता है। तो 9 का आंसर हो जाएगा लास्ट पार्ट। पहले, दूसरे और तीसरे ऑप्शन में हम लोग N2+Cl- बना नहीं सकते हैं, अगर वो डाइजोनियम सॉल्ट नहीं बनेगा तो फिर आगे जाकर के कपलिंग रिएक्शन नहीं होगी और हमारे पास कलर डाई भी नहीं मिल पाएगा। 9 का आंसर लास्ट ऑप्शन, रिंग के पास NH2 होना चाहिए। 10 नंबर पे चलते हैं। द करेक्ट बॉन्ड एंगल एंड शेप ऑफ I3- इज। तो हाँ, अगर तुम इसके स्ट्रक्चर्स की बात करोगे, कितने आराम से हम लोगों ने कई बार इसको देखा है, I3- सेंटर पे ऐसे होते हैं, इसके पास टोटल लोन पेयर कितने मिल जाते हैं, 3, 2 सिग्मा 3 लोन पेयर। और ऐसा होने की वजह से जो ये बॉन्ड है और इस बॉन्ड है, इन दोनों बॉन्ड के बीच में एंगल कितना होगा, 180। तो 180 होगा बॉन्ड एंगल और शेप होगा हमारे पास लीनियर। आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। एक आसान सा क्वेश्चन है जहां पे हमसे बोला जा रहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z² / N²। तो ये बात तो बिल्कुल सही होती है। वेलोसिटी Z/N से रिलेटेड होता है, ये भी सही है। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को ऐसे बोल सकते हैं कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है, और टाइम की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 2πr डिवाइडेड बाई v। r क्या होता था, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N²/Z, और v तो अभी देखा है Z/N के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब तुम इधर यहाँ पे प्रोफेशनलिटी निकाल रहे होगे तो ये होगा N²/Z, और जो v है वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z/N। और जब तुम इसको सॉल्व कराओगे तो ये अल्टीमेटली बनेगा, तुम ध्यान से देखना चाहोगे तो मिलेगा कितना अपने को, Z²/N³, Z²/N³ जैसा बच जाएगा अपने पास, जो कि यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं है, तो ये गलत जैसा मैच हो जाएगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या इसी को कुछ लोग कोलम्बिक फोर्स भी बोल सकते हैं, वो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के, और डिस्टेंस तो अभी हम जानते हैं, रेडियस जो है हमारे पास N²/Z, उसका स्क्वायर का, r तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N²/Z, उसका स्क्वायर है तो N²/Z का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा Z²/N⁴, जबकि यहाँ पे Z³ डिवाइडेड बाई N⁴ लिखा है, ये गलत है। तो सही सही क्या है, A एंड B। आंसर हो जाएगा हमारे पास सेकेंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे जानना चाहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे जानना क्या चाहता है, गलत क्या चीज है। तो कैसे देखें गलत क्या चीज है, आओ देख लेते हैं हम लोग। तो इनकरेक्ट ऑप्शन अपने को देखना है। अगर तुम ध्यान से देखो Cr2O3 कितनी बार याद कराया गया है, डी ब्लॉक में अक्सर वेनेडियम के पेंटॉक्साइड और Cr2O3 ये होते हैं एम्फोटेरिक नेचर के, याद रखना चाहिए। RuO4, हाँ रुथेनियम का टेट्रा ऑक्साइड मैक्सिमम +8 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ऑस्मियम के टेट्रा ऑक्साइड्स ये भी +8 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो पाते हैं, और ये दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, जिनको अक्सर हम लोग बेयर्स रिएजेंट जैसा यूज कर सकते हो, एल्कलाइन केमिनोफोर जैसा यूज कर सकते हैं, इस मैनर में OH लगा देते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जी हाँ। ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ध्यान से देखो वेनेडियम इसमें कितने में है, +5 में। तो वेनेडियम खुद रिड्यूस होगा तो दूसरे को क्या करेगा, अक्सर ऑक्सीडाइज। तो अक्सर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा हो जाना चाहिए, लेकिन वो बोल रहा है कि ये एक रिड्यूसिंग एजेंट जैसा है, तो ध्यान से वेनेडियम पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होगा, VO+2 और SO4-2 ऐसा जैसा होगा, तो यहाँ पे वेनेडियम पे ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं, X लेकर के ऑक्सीजन -2, सल्फेट पे -2 = 0, तो वेनेडियम कितने में आ जाएगा, +4 में। वेनेडियम +4 में होगा तो ये चाहेगा कि वेनेडियम 5 में चला जाए, जिससे कि इसका कॉन्फ़िगरेशन में सब 0 आ जाएगा और बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी गेन करता है, तो ये दूसरे को रिड्यूस करके खुद ऑक्सीडाइज हो सकता है। VO+, ये रिड्यूसिंग बिहेवियर शो करता है, हाँ ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये बोलना गलत नहीं होगा। और लास्ट वाले ऑप्शन में बोल रहा है रूबी अपीयर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट 3+। जो रूबी के जो कलर्स होते हैं वो कोबाल्ट 3+ की वजह से नहीं आते, ग्रीन कलर के मिलते हैं अपने को, वो क्रोमियम 3+ की वजह से आते हैं। लास्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर मिल जाएगा अपने पास लास्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 चाहता है कि मेल्टिंग पॉइंट तुम कंपेयर करा के बताओ। तो ये तो एनसीईआरटी का बिल्कुल डेटा जैसा होता है, और तुम ऐसे भी कंपेयर कर सकते हैं कि जो लेटिस एनर्जी, जिसकी लेटिस एनर्जी ज्यादा होगी वो बहुत अच्छे से सॉलिड होगा, उसकी सॉलिड वाला पार्ट उतना अच्छा रहेगा, और जो सॉलिड अच्छा होगा उसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा होगी। तो लेटिस एनर्जी देखें, लेटिस एनर्जी कैसे देखते थे, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। तो ध्यान से देखो LiF और LiCl में दोनों में ही Q1 Q2 तो सेम है, +1 -1 +1 -1। R देखना होगा, यहाँ पे R कम होगा, यहाँ पे R ज्यादा, जिसका R ज्यादा होगा उसकी लेटिस एनर्जी क्या होगी,
कम, जिसका R ज्यादा मिलेगा उसकी लेटेस्ट एनर्जी कैसे मिलेगी, कम, और जिसकी लेटेस्ट एनर्जी कम होगी उसकी मेल्टिंग पॉइंट भी कम मिलेगा। तो पहला तो ठीक है, LiF और LiCl में LiF का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और NaCl और MgO में MgO का ज्यादा मिलेगा क्योंकि उसका Q1 Q2 ही ज्यादा होगा। Q1 Q2 जब तुम निकालोगे तो 2 into 2 करके आ जाएगा ना, 4 करके, तो जिसका Q1 Q2 ज्यादा होगा अक्सर उसकी लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा हो जाएगी और उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा मिलेगा। तो NaCl और MgO में MgO का ज्यादा होगा और LiF और LiCl में LiF का। तो आंसर हो जाएगा 13 का C ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस FeCl4-2। तो यहाँ पे देखो आयरन 2 प्लस में है, ये हो जाता है 3d6 और 3d6 होगा, Cl वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, चारों अनपेयर्ड रह जाएंगे। 4 अनपेयर्ड होंगे तो जो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा, मतलब जो अगर तुम मैग्नेटिक मोमेंट निकालना चाहोगे तो √4 × 4 + 2 आ जाएगा, √25 के आसपास आएगा। तो √24 अप्रोक्सीमेटली उसको 4.9 जैसा बोल सकते हैं। और एक शॉर्टकट भी था, अगर तुम्हारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है तो मैग्नेटिक मोमेंट 4 पॉइंट समथिंग करके ही कुछ आएगा। तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट करके। और सेकेंड वाला बहुत ही बेहतरीन सा चीज है जिसके बारे में हमें ध्यान देना चाहिए, ये कोबाल्ट 3+ का कॉम्प्लेक्स है। अक्सर तुम लोगों को बताया जाता है कि जो ऑक्सिलेट हैं, ऑक्सिलेट होते हैं वीक लिगेंड, बहुत ही वीक, इवन ये वाटर से भी वीक होते हैं, लेकिन क्योंकि ये चिलेशन करते हैं तो ये कुछ सेंट्रल एटम के साथ बहुत ही अच्छे लिगेंड बन जाते हैं, जैसे कि कोबाल्ट 3+ के साथ। ऑक्सिलेट आयन एक्ट एज SFL स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड विद कोबाल्ट 3+। और ये फैक्ट तुम्हारे जो अक्सर क्लासेस में बताया जाता रहा है और वैसे ही एग्जाम में मिल गया और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोबाल्ट 3+ क्या हो जाएगा, 4s03d6। अब अगर कोई अच्छा लिगेंड जैसा काम करेगा तो जो इसकी स्प्लिटिंग होगी तो सारे के सारे D6 के इलेक्ट्रॉन T2G में आकर के रुक जाएंगे और EG खाली होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 0। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं होंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट ही नहीं होगा। और लास्ट वाला तो जानते ही हो तुम, MnO4-2 है, वो D1 का केस होता है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं और √3 आ जाएगा, 1.73 के आसपास, 1.76 जैसा भी 1.73 जैसा होना चाहिए था इधर। तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ए पार्ट। चलिए फिर देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एरोमेटिक। तो अगर तुम यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन देखोगे, काउंट कर लो, सिंपल सा रूल है, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 7 पाई बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 16। तो ये तो हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है, 2 × 7 + 2 करके। और ये एरोमेटिक जैसा हो जाएगा, सारे sp2 हाइब्रिडाइज हैं और प्लेनर होता है, एंथ्रासिन इसका नाम भी है। ये भी देखो 2 पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन, तो ये हो जाता है 0 × 2 + 2 जैसा। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हकल्स रूल को फॉलो करता है, सारे sp2 हाइब्रिडाइज, ये भी एरोमेटिक है। और इसको तो लोग जानते ही हैं, फ्यूरॉन। और फ्यूरॉन क्या मतलब, जो फ्यूरॉन है वो एरोमेटिक होता है, जी हाँ, 6 पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन इसका लोन पेयर रिंग में जाकर के डीलोकलाइज होता है। लेकिन ये वाला एरोमेटिक नहीं है, क्यों, क्योंकि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, 4 सिग्मा 0 लोन पेयर जैसा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 15 का लास्ट ऑप्शन, वो हो जाएगा हमारे पास नॉन एरोमेटिक। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इफिशियंटली। अभी तुम लोगों को एक टेस्ट बताया था, अगर तुम उस टेस्ट को भी देखे होते तो बिल्कुल ब्लड जैसा बनाने वाला कंपाउंड कौन रहता है, फेरिक क्लोराइड, इचिंग पाउडर भी इसको बोलते थे। और एक फैक्ट जैसा है कि इसी को ही हम लोग ब्लड जैसा बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। और बहुत अच्छे से FeCl3 को अमोनियम थायोसाइनेट के साथ मिला दो और फिर देखो धमाका, बहुत मजेदार तरीके से। ये एक्सपेरिमेंट अभी हम लोगों ने किया भी था, उसी के ऊपर एक क्वेश्चन भी आया है। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगर तुमने बस एक्सपेरिमेंटल वीडियो से देख लिए होते तब भी तुम्हारा भला हो जाता। 16 का आंसर सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17, RCOCl वो चला गया RCHO में, ये तो रोजेनमुंड रिडक्शन है, COCl CHO में चला जाए तो H2 पैराडाइज बेरियम सल्फेट। फर्स्ट का आंसर हो जाएगा Q के साथ, फर्स्ट मैच करेगा Q के साथ। अब सेकंड की मैचिंग देख लें, CO को CHO में लेकर जाना है तो या तो तुम करा दो क्लेमेंसन रिडक्शन या फिर वुल्फ किस्नर। देखो ध्यान से, ये क्लेमेंसन रहा तो 2 का हो जाएगा S से, 2 का हो जाएगा S से। ध्यान से देखें, इस पेपर में वुल्फ किस्नर भी मिल गया और क्लेमेंसन रिडक्शन भी मिल गया, रोजेनमुंड रिडक्शन भी मिल गया। अक्सर लोगों को इसीलिए मैं रिडक्शन अलग से पढ़ाता हूँ, रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2 का हो जाएगा S से। बस इतने से ही तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। 17 का आंसर क्या हो जाएगा, C ऑप्शन। उसके बाद तुम देख सकते हैं, ये तो तुम्हारे पास HVZ रिएक्शन है, जो हमारे पास अल्फा हेलो एसिड्स होते हैं, उनके अल्फा मतलब जो अल्फा हेलो एसिड जिनको बनाना होता है तो वो कैसे बनते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन रेड फास्फोरस हेलोजन के साथ करा देते हैं, तो उनका जो अल्फा H है वो रिप्लेस हो जाता है हेलोजन से। और ये क्या है, CO चला गया, गायब हो गया। ये तो हॉफमैन ब्रोमाइड है जहां पे CO गायब हो जाते हैं, Br2 KOH के साथ मैचिंग हो जाएगी। 17 का आंसर C ऑप्शन। 18 नंबर, एक सिंपल सा रट्टाफिकेशन जैसा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में एक टेबल दिया गया है, अगर तुम्हें वो टेबल याद रहेगा तभी तुम बोल पाओगे। इसका आंसर होता है ए पार्ट।
कि कौन सा सॉल्ट कैसा वेवलेंथ रखेगा। जैसे LiCl के लिए जो वेवलेंथ है वो होता है 670 जैसा, अब NaCl के लिए जो वेवलेंथ है वो होता है 589 जैसा, और RbCl के लिए जो वेवलेंथ होता है वो 780 जैसा। वो चाहते हैं कि ये क्वेश्चन लोग ना कर पाए, इसलिए उन्होंने ऐसा दे रखा है, तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपल फैक्ट जैसा है कि फ्लेम टेस्ट कराते हैं तो कैसी कैसी वेवलेंथ किसको देना पड़ता है या कैसी वेवलेंथ इमिट होती हैं, ये NCERT में दिया है। इन्होंने जेई वालों ने ऐसा पूछ भी लिया, क्या जाने, ऐसे तो नहीं देना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस। जिन्होंने बनाया होगा पूरी गारंटी है उनको भी ये चीजें याद नहीं होंगी, लेकिन अभी क्या किया जाए। 18 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर देख लेते हैं। ये भी NCERT बेस्ड लाइन है जो हाइड्रोजन चैप्टर का है। हाइड्रोजन इज द मोस्ट एबंडेंट इन यूनिवर्स बट सो इन अर्थ एज जो हमारे पास लैंग्वेज लिखा है यहाँ पे एक बार फिर से देखें, हमसे बोला जा रहा है हाइड्रोजन जो है वो मोस्ट एबंडेंट होता है पूरे यूनिवर्स में, बट सो इन अर्थ एज अर्थ एटमॉस्फेयर, ऐसे करके बोल रहा है। जो हमारे पास अर्थ के एटमॉस्फेयर में अगर हम इसको देखें तो ये सबसे ज्यादा मिलता है अपने को। और सेकेंड में बोला जा रहा है हाइड्रोजन इज लाइटेस्ट एलिमेंट, सबसे हल्का होता है। जी हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। तो अगर हम लोग पहले वाले स्टेटमेंट पे जाएं, जो हाइड्रोजन इज मोस्ट एबंडेंट इन यूनिवर्स, ये बात गलत हो जाती है। जो ये है ये गलत है। स्टेटमेंट पी इज करेक्ट और स्टेटमेंट आर इज, जो स्टेटमेंट आर है वो एक करेक्ट जैसा हो जाता है। इसका आंसर मिल जाएगा 19 नंबर का सी पार्ट। स्टेटमेंट पी इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट आर इज करेक्ट। एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट पी, तो ये तो बिल्कुल अजीब जैसा ऑप्शन है ना, कि अगर एक करेक्ट है और दूसरा करेक्ट, एक्सप्लेनेशन जैसा है। इसको देखना पड़ेगा क्वेश्चन को, एक मिनट में बोलता हूँ। चलिए माफ करें, इस वाले ये वाला जो क्वेश्चन है ना वो कुछ ऐसा है कि हाइड्रोजन इज मोस्ट एबंडेंट इन यूनिवर्स, यूनिवर्स में सबसे ज्यादा मिलता है अपने को, बट मतलब यूनिवर्स में सबसे ज्यादा मिलता है लेकिन अर्थ में सबसे ज्यादा नहीं। तो ये स्टेटमेंट सही जैसा होता है, बट नॉट सो, यहाँ पे बीच में आना चाहिए था, नॉट सो इन अर्थ एटमॉस्फेयर। ये NCERT में डेटा लिखा हुआ है, ये करेक्ट बात होती है। और इसका रीजन भी NCERT में ही मेंशन है कि हाइड्रोजन सबसे हल्का होता है, इस वजह से बोलते हैं। हाँ, ये बात सही है, दोनों ही करेक्ट हैं। NCERT बेस्ड क्वेश्चन है, एक लाइन दी गई है, जो याद रहेगा तो हम लोग कर सकते हैं, नहीं तो दिक्कत हो सकता है। तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट। और सी में है स्टेटमेंट पी इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट आर इज करेक्ट, एंड स्टेटमेंट आर इज करेक्ट, एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट पी, दोनों ही करेक्ट हैं। और जो स्टेटमेंट आर है वो पी का बहुत ही अच्छा सा एक्सप्लेनेशन है, जैसा NCERT में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20, solubility of PbI2 in 0.1 मोलर लेड नाइट्रेट। सोचो PbI2 की सॉलिबिलिटी चाहिए 0.1 मोलर लेड नाइट्रेट में, तो कैसे निकालते हैं? ये तो कॉमन आयन इफेक्ट जैसा हो जाता है। 8 × 10⁻⁹ इक्वल्स टू लेड आयन का कंसंट्रेशन जो कि कॉमन आयन बताएगा इंटू I- का स्क्वायर, यही हो जाएगा। I- को तो हम ऐसे लिख सकते थे कि जो हमारे पास लेड आयन होगा वो जो PbI2 है वो कैसे जाएगा, लेड आयन में जाएगा और 2 टाइम्स ऑफ I- में। तो ये अगर S डिसॉल्व होगा तो ये S बनेगा और ये 2S, क्योंकि ये कॉमन आयन है तो इसको हम यहाँ से नहीं लिखते हैं, बस वो 2S वाली वैल्यू लिख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे 2S उसका स्क्वायर, तो यहाँ से निकाल लो 8 × 10⁻⁹, ये हो जाएगा 10⁻⁻1 इंटू 4 इंटू S का स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से ये 10⁻8 बन जाएगा और ये 4 से बन जाएगा 2। तो S की स्क्वायर है तो रूट निकाल लो, तो आ जाएगा हमारे पास S इक्वल्स टू √2 इंटू 10⁻⁻⁴, ये बन जाएगा -2। ये वैल्यू बनेगी अपने पास √2 इंटू 10⁻⁻²। तो जब तुम √2 की वैल्यू जानते हो 1.414 जैसा, तो लगभग 1.41 जैसा मिल जाएगा आंसर। आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, सॉलिबिलिटी चाहिए थी, सॉलिबिलिटी आ जाएगी डायरेक्ट ऐसे। क्वेश्चन नंबर 21, ऐसे क्वेश्चन थर्मोकेमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक्स में हम लोगों ने किए हैं। हमें ये रिएक्शन दिया गया है, 3 टाइम्स ऑफ एसिटिलीन गैस मिल करके बेंजीन लिक्विड बना देते हैं। हमसे जानना चाहता है बता दो लॉग ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा इस रिएक्शन का एट 25 डिग्री सेल्सियस, और हमें दिया गया है इस रिएक्शन का डेल्टा G0, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H2 और स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। कैसे निकालें? रिएक्शन का डेल्टा G0 निकाल लो। कैसे? प्रोडक्ट का गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन -1.4 × 10⁵ माइनस 3 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिटिलीन जो कि है 2.4 × 10⁵। अब बस इसी को सॉल्व कर लें पहले। तो ये डेल्टा G0 बनेगा और डेल्टा G0 को हम लिख क्या सकते हैं? डेल्टा G0 को लिख सकते हैं, एक छोटा सा फॉर्मूला और रहता है कि -2.303 R
टी लॉग ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो बस तुम्हें लॉग ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, डेल्टा जी नॉट यहाँ से आ जाएगा, उठा करके ये वैल्यू यहाँ पे रख दो और लॉग ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का आंसर निकालोगे, सॉल्व करोगे, देखोगे तुम्हें आंसर मिल जाएगा 150.72। बस तुम्हें करना क्या है, अभी इस पूरे की पूरी वैल्यू को उठा के यहाँ रख दें। आर की वैल्यू कितना रखेंगे, आर क्योंकि ये जूल में डेटा चल रहा है तो आर की वैल्यू उठा के रखेंगे 8.31। टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस दिया है तो तुम उठा के रखोगे 298। ठीक है, चलें तो क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। हमारे पास है 1.86 ग्राम ऑफ एनिलीन इज कन्वर्टेड इनटू एसिटानिलाइड विथ 90% इफिशियंसी। तो हमसे जानना चाहता है मास ऑफ एसिटानिलाइड फॉर्म्ड, एसिटानिलाइड का मास जानना चाहता है। सबसे पहले तो ये समझ लें, एनिलीन तो हम लोग जानते हैं कि हमारे पास बेंजीन रिंग हो और ऊपर लगा दें NH2 तो ये बन जाता है एनिलीन। ठीक है, और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 93, निकाल भी सकते तुम, ये है एनिलीन, इसका मॉलिक्यूलर मास इतना। तो मोल बता सकते तुम कि मोल हमारे पास कितना होगा, ये कितना मोल है, ये हमारे पास है 1.86 ग्राम। तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 93। ध्यान से देखेंगे तो ये लगभग हमारे पास मिलेगा, इसे हम थोड़ा सा अलग कर लें, 186 डिवाइडेड बाई 93 इंटू 10⁻², तो ये बन जाएगा 2 इंटू 10⁻², इतना मोल है। और ये 90% इफिशियंसी के साथ कन्वर्ट किया जा रहा है एसिटानिलाइड में। एसिटानिलाइड क्या होता है, जब हम एनिलीन की रिएक्शन करा दें एसिटिक एसिड के एनहाइड्राइड के साथ या फिर एसिटाइल क्लोराइड के साथ, तो जो NH जो इसका एक H है वो रिप्लेस हो जाता है COCH3 ग्रुप के साथ, इसी को बोलते हैं एसिटानिलाइड। क्या बोलते हैं इसी को, एसिटानिलाइड। और इसका मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो वो तुम्हें मिलता है 135 के आसपास मॉलिक्यूलर मास। पहले तो ये देखो ये मोल कितना बनेगा भाई, तो इसके एक मोल से वो एक मोल बनेगा। हाँ, तो अगर ये इतना मोल खत्म होगा तो वो लगभग उतना ही मोल बनेगा, लेकिन 90% इफिशियंसी के साथ, मतलब बनना चाहिए 2 इंटू 10⁻² मोल, क्योंकि इसके एक मोल से वो एक ही मोल बनता है। तो 90% इफिशियंसी तो इंटू 90 डिवाइडेड बाई 100 ऐसा करके हो जाएगा। तो इतना बनेगा मोल में, मास में कितना बनेगा, मोल इंटू मॉलिक्यूलर मास, तो ये आ जाएगा सामने 135, इतना मास बनेगा। ठीक है, बस अब यही आ जाएगा ग्राम में आंसर। हाँ, तो बस इसी को सॉल्व करना, 10⁻² को अलग रखना। तो जब तुम इसे सॉल्व करोगे और देखोगे तो तुम्हें क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर मिलेगा वो आ जाएगा 243 इंटू 10⁻²। 10⁻² को तो छोड़ देना है, 243 बताना है, तो ये 243 तुम्हारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं जल्दी से। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन लिक्विड इज 5.5 डिग्री सेल्सियस, कि अगर हम 5.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखते हैं तो जो बेंजीन लिक्विड है वो फ्रीज हो जाता है। अब बोल रहा है इफ 10 ग्राम ऑफ C4H10 इज मिक्स्ड विथ 200 ग्राम ऑफ C6H6, कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, और हमें दिया गया है KF दिया गया है 5.12 डिग्री सेल्सियस किलोग्राम पर मोल। क्या किया गया है, उन्होंने 10 ग्राम इसको उठाया है C4H10 को, जिसको हम ब्यूटेन भी बोल सकते हैं, और 200 ग्राम ऑफ बेंजीन लिक्विड में मिला दिया है। चले आए देख लेते हैं, तो कैसे निकालेंगे, क्या चाहता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। पहले तो निकाल लो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वो हो जाएगा हमारे पास KF 5.12 इनटू मोलेलिटी, मोलेलिटी कितना होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो, 4 इंटू कार्बन का कितना हो जाएगा 12 प्लस हाइड्रोजन के लिए 10, तो ये हो जाएगा मोल पर kg। 200 ग्राम है तो kg कितना होगा 200 इंटू 10⁻3। ठीक है, तो जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, वो मिलेगा तुम्हें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो जो डिप्रेशन होगा फ्रीजिंग पॉइंट में वो सॉल्व करने पे आ जाता है 4.41 का। ठीक है, इसे डिग्री सेल्सियस या केल्विन दोनों में बोल सकते हैं क्योंकि यही चेंज है। हमें पता है पहले फ्रीजिंग पॉइंट रहा होगा ज्यादा, बाद में फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा कम, और यही है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वो है होगा 4.41 के आसपास। अब तुम्हें TF0 दिया गया है, सॉल्वेंट का प्योर फॉर्म में फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 5.5, तो इसकी जगह पे 5.5 लिख दें और TF निकाल लें, तो TF कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 5.5 माइनस 4.41। तो फाइनली जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा सोल्यूशन का वो कितना हो जाएगा 8.08 या 8.086 जैसा होगा, तो तुम इसे अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हो 1.09, इतना डिग्री सेल्सियस हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन। मतलब उस टाइम पे जब तुम इतना ग्राम 10 ग्राम उठा करके ब्यूटेन डाल दोगे 200 ग्राम ऑफ बेंजीन में, तो फिर बेंजीन 5.5 पे नहीं फ्रीज होगा, फिर वो फ्रीज होगा 1.09 डिग्री सेल्सियस पे। क्यों, क्योंकि उसके फ्रीजिंग पॉइंट में आ गया होगा डिप्रेशन। ठीक है,
अच्छा चलते हैं फिर आगे, हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में हमसे क्या बोला गया है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ ए प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, H2He4, हीलियम का न्यूक्लियस 2He4, यही होता है अल्फा पार्टिकल। अब हमसे जानना चाहता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ ए प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल इज सेम। डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं H अपॉन मोमेंटम, और H अपॉन मोमेंटम को क्या बोल सकते हैं, H अपॉन mv। तो ये प्रोटॉन का और H अपॉन mv किसका, अल्फा पार्टिकल का, कैसा है, सेम है। तो H तो कैंसिल हो जाएगा, मास तो हम जानते हैं प्रोटॉन और जो हमारे पास हीलियम का मास होगा वो प्रोटॉन के मास का तो हो जाएगा, मतलब जो अल्फा पार्टिकल का मास होगा वो 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। बस तुम्हें वेलोसिटी का रेशियो चाहिए, आओ यहाँ पे रख दो, तो मास ऑफ प्रोटॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू, इसको हटा दिया जाए, ये हमारे पास बन जाएगा 1 अपॉन मास ऑफ अल्फा पार्टिकल की जगह पे लिख सकते हैं 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो ये मास ऑफ प्रोटॉन कैंसिल हो जाएगा। ध्यान से देखोगे तो तुम्हें रेशियो क्या चाहिए, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज। पहले प्रोटॉन बोला है तो पहले प्रोटॉन रखेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ध्यान से देखें, ये इसे ऊपर जाने दें और वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल वहीं, तो वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल इक्वल्स टू 4। तो नेट में हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा रेशियो 4:1, मतलब 4 जैसा हम बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। वो जानना चाहता है कि जब हम H प्लस चेंज करेंगे इस वाले सेल के लिए, हाफ सेल के लिए, H प्लस का चेंज 1 मोलर से कितना, 10⁻⁴ मोलर, तो हमें बताना है फाइंड चेंज इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का चेंज हमें चाहिए, तो कैसे लिखेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग लिख रहे होंगे कुछ ऐसे, वो हो जाएगा हमारे पास MnO4 माइनस, ये पहले तो इसके लिए एक रिएक्शन लिख लो। कैसे रिएक्शन लिखोगे, जो हमारे पास MnO4 माइनस है वो होगा रिड्यूस, कितना इलेक्ट्रॉन लेकर के, 5 इलेक्ट्रॉन लेकर के रिड्यूस होगा। आए इसको रिड्यूस करा देते हैं। तो बैलेंस कराना चाहोगे तो देखो इधर हमारे पास 4 ऑक्सीजन है, तो हमें इधर लिखना पड़ेगा 4 वाटर। जैसे तुम 4 वाटर लिखोगे इधर तुम्हें लिखना पड़ेगा 8H प्लस। अब देख लो ये अपने आप चार्ज भी बैलेंस हो जाता है और सब कुछ। अब यहाँ से तुम ई सेल लिखना चाहोगे तो ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ द, ये तो हाफ है तो इसका जो EMF होगा इक्वल्स टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ MnO4 माइनस इंटू Mn2 प्लस माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई n कितना हो जाएगा 5 लॉग ऑफ Q कितना होगा इस टाइम पे, Mn2 प्लस डिवाइडेड बाई H प्लस का पावर 8। Mn2 प्लस का कंसंट्रेशन कितना लेना है 1 मोलर, तो 1 ले लेंगे, डिवाइडेड बाई H प्लस का कंसंट्रेशन पहले कितना लेना है 1, तो 1 ले लेंगे, और MnO4 माइनस का कंसंट्रेशन भी हमें कितना लेना है, H प्लस का पावर 8 है लेकिन वो 1 है तो पावर 8 तो वो उतना ही रह जाएगा, और MnO4 माइनस का कंसंट्रेशन कितना लेना है अपने को 1, तो ये अल्टीमेटली 1 ही हो जाएगा, और लॉग पूरा 1 मिला करके कितना हो जाएगा 0। तो स्टार्टिंग में जो ई नॉट होगा वो इसी के बराबर हो जाएगा, ये पूरा का पूरा कैसा टर्म हो जाएगा 0। तो हम स्टार्टिंग वाली चीज को इधर लिख देते हैं कि जो हमारे पास स्टार्टिंग में होगा EMF, जिसको मैं E1 नाम दे देता हूं, वो हो जाएगा ई नॉट के बराबर, इसे लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, दूसरी चीज जब दोबारा हम लिखने जाएंगे तो E2 इक्वल्स टू ई नॉट तो सेम ही रहेगा। ई नॉट क्या चीज है, ये रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ MnO4 माइनस इंटू Mn2 प्लस माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई n तो 5 ही रहेगा, लॉग ऑफ Q ही चेंज होगा, Mn2 प्लस तो उतना ही रहेगा, MnO4 माइनस भी उतना ही रहेगा, H प्लस की पावर 8, H प्लस कितना है 10⁻⁴ और उसकी पावर हो जाएगी 8। ठीक है, तो ये इसको थोड़ा सा तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास E0 माइनस 10⁻32, ऊपर जाकर के प्लस 32, तो बाहर आकर के ये 32 हो जाएगा, तो ये 0.059 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 32। मैं थोड़ा सा इधर जगह बना लेता हूँ लिखने के लिए, एक सेकेंड, तो इसको हटा देते हैं। चलिए, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो देखें कितना मिल जाता है अपने को। यहीं पे हम इसको लिख सकते हैं E2 इक्वल्स टू ई नॉट, वो तो उतना ही रहेगा, क्या ई नॉट की जगह पे A1 लिख दें, हाँ A1 लिख सकते हैं, माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 5 लॉग ऑफ Q, वो अल्टीमेटली बन गया होगा 32। कैसे बन गया होगा वो तो जान ही रहे हम लोग, हाँ बस इसी को कर लेंगे सॉल्व, तो तुम्हें डिफरेंस निकल आएगा। तुमसे यही तो चाहता है, फाइंड चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब E2 माइनस E1, तो वो हो जाएगा माइनस इस पूरे का कैलकुलेशन। अब इसी को तुम सॉल्व कर लो, तुम्हें सॉल्व करने पे जो आंसर मिल जाएगा वो मिलेगा 0.377। अगर तुम
वैल्यू के साथ जानना चाहोगे तो बस इतना ही हो जाएगा, साइन के साथ जाना चाहोगे तो माइनस के साथ मिलेगा। ठीक है, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 26 हमसे बोल रहा है VMl किसी हाइड्रोकार्बन का CXHY कोई हाइड्रोकार्बन रहा होगा, उसको हमने अगर हम इसका VMl लेकर जाते हैं तो हमें उसको 6 टाइम्स ऑफ VMl देना पड़ता है ऑक्सीजन गैस पूरा कंप्लीटली जलने के लिए। तो वो बनाता है 4V मतलब 4V बनाता है वो क्या चीज CO2 और क्या बनाएगा वाटर। ठीक है, अच्छा हम लोग ऐसे क्वेश्चंस में ऐसे भी कर सकते हैं कि तुम अगर इसका 1 लीटर ले जाओगे तो तुमने 6 लीटर दिया होगा ऑक्सीजन गैस और CO2 बना होगा 4 लीटर जैसा। ठीक है, मतलब अगर हम V की जगह पे 1 मान लें तो अल्टीमेटली ऐसे कुछ हो जाएगा हमारे पास, और फिर जाकर के हम इसको बैलेंस कर लें तो C की जगह पे हो जाएगा हमारे पास 4। जैसे C की जगह पे 4 करोगे बस तुम्हें H की बैलेंसिंग बचेगी। देखो ऑक्सीजन भी बैलेंस कर लो, आओ ऑक्सीजन इधर हमारे पास कितने हैं 12, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 8, तो यहाँ पे तुम्हें लिखना पड़ेगा 4। जैसे 4 लिखोगे तो H कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ पे Y की वैल्यू हो जाएगी 8। सिंपल, बैलेंसिंग जैसा है 8 हो जाएगा और Y तुमसे चाहता है Y हो जाएगा 8। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर Y की वैल्यू जानना चाहता था वो कितना हो जाएगा अपने पास 8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 ये भी एक बहुत आसान सा क्वेश्चन है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ऊपर कि सुक्रोज जाता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। एक्चुअली में तो ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर होता है क्योंकि वाटर के रिस्पेक्ट में हम लोग ऑर्डर को नहीं मानते, लेकिन फिर भी चलें, अब ये हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया है सुक्रोज के रिस्पेक्ट में, हाफ लाइफ दिया है 3.33 आवर और F बोल रहा है फ्रैक्शन रिमेनिंग ऑफ सुक्रोज एट 9 आवर। तो जब 9 आवर हो जाएगा उस टाइम के बाद स्टार्टिंग से रिएक्शन स्टार्ट हुई होगी 0 टाइम से, तो फिर कुछ टाइम बीता होगा तो 9 आवर के बाद सुक्रोज कितना फ्रैक्शन बचेगा। इसके लिए ये वाला रूल लगा सकते हैं C = C0 हाफ टू द पावर n। ठीक है, तो बस हम यहाँ पे n की वैल्यू लगा दें। n क्या होता था नंबर ऑफ हाफ लाइफ, n की वैल्यू हो जाती थी नंबर ऑफ हाफ लाइफ के बारे में। ठीक है, तो बस आए यहाँ पे रख देते हैं C0 हाफ। n की वैल्यू कितनी होगी, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, 0 से 9 आवर में जा रहे हैं ना, तो फिर सोचो हाफ लाइफ, नंबर ऑफ हाफ लाइफ कैसे पता चलेगा, जब एक हाफ लाइफ होना होगा तो उसके लिए तो वो टाइम ले लेता है 3.33। तो सोचो एक हाफ लाइफ में इतना टाइम लेता है, तो जब 9 आवर हो जाएगा तो कितना हाफ लाइफ हुआ होगा, ये एक हाफ लाइफ का है। एक हाफ लाइफ जब n की वैल्यू 1 होती है तो टाइम लेता है वो 3.33 आवर। और क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो इसमें बस हम डायरेक्ट बता सकते हैं जो गिवन टाइम है 9 डिवाइडेड बाई 3.33, यही होता है हमारे पास नंबर ऑफ हाफ लाइफ। इसे थोड़ा सॉल्व करोगे तो लगभग अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 2.7 के आसपास, तो यहाँ पे डायरेक्ट लगा सकते हैं 2.7। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास C = C0 1/2 टू द पावर 2.7। ये एक तुम्हारे पास फ्रैक्शन वैल्यू मिल जाएगा कि इतना फ्रैक्शन तुम्हारे पास अगर स्टार्टिंग में C0 लेकर जाओगे, अगर 1 लेकर जाएंगे तो इतना बचेगा 1/2 होल टू द पावर 2.7 जैसा। अब तुमसे F तो बता दिया उसने, हाँ इसका मतलब तुम्हें F पता चल गया। अगर फ्रैक्शन की बात करें तो स्टार्टिंग में अगर 1 लेकर गए होंगे तो हमारे पास बचेगा कितना 1/2 होल टू द पावर 2.7। अब तुमसे वो नहीं जानना चाहता, तुमसे जानना चाहता है फाइंड आउट वैल्यू ऑफ 100 इंटू लॉग ऑफ 1/f। तो 100 इंटू लॉग ऑफ 1/f, तो सोचो ये ऊपर चला जाएगा, ये तो 1/f है, जब नीचे लिखेंगे तो अल्टीमेटली 2 टू द पावर 2.7 हो जाएगा, 2.7 बाहर आ जाएंगे। 2.7 इंटू लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3 इंटू 100। बस इसी को तुम कर लोगे सॉल्व, और जैसे सॉल्व करोगे तुम्हें मिल जाता है आंसर लगभग अप्रोक्सीमेटली 81 के आसपास। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा 81। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, तुम्हें एक सिंपल सा इक्वेशन यूज करना पड़ता है जो हम लोग फर्स्ट ऑर्डर के लिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 10 ग्राम ऑफ एसिटिलीन, एसिटिलीन क्या चीज है ये, एट प्रेशर 440 mm, स्मॉल mm करके होगा 440 mm ऑफ Hg। अच्छा तुम्हें प्रेशर दिया गया है, मास दिया गया है एसिटिलीन का, मास से क्या बता सकते हैं मोल, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। देखो 2 कार्बन है तो हो जाएगा 24 और 2 हाइड्रोजन है तो उसकी वजह से हो जाएगा 2। तो ये तो हो गया एसिटिलीन के मोल्स। प्रेशर तुम्हें पता है 740 mm ऑफ Hg, कितना एटमॉस्फेयर होगा 760 होता है तो 1 एटमॉस्फेयर हो जाता है, तो 1 mm में हो जाएगा 1/760 और इतने mm में हो जाएगा इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर 740 डिवाइडेड बाई 760। और टेम्परेचर तुम्हें दिया गया है 25 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में रखते हैं अक्सर तो ये 298 केल्विन हो जाएगा। ऑक्यूपाई ये कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा ये जानना चाहता है,
अब देखें 10 ग्राम ऑफ एसिटिलीन एट प्रेशर दिस एंड टेम्परेचर दिस विल ऑक्यूपाई कितना लीटर वॉल्यूम। तो कैसे निकालें ये लीटर वॉल्यूम? हे भगवान, तुम्हें बस PV इक्वल्स टू एनआरटी लगा देना चाहिए। PV इक्वल्स टू एनआरटी। ध्यान से देखें, प्रेशर दिया है, तुमसे वॉल्यूम चाहता है, N दिया है, टेम्परेचर दिया है, R की वैल्यू हम जानते ही हैं 0.082, वो भी उन्होंने दे रखा है, तो बस वॉल्यूम ही अननोन है। अच्छा, अब जब हम वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या वो लीटर में ही मिलेगा? हाँ, क्योंकि तुमने प्रेशर एटमॉस्फेयर में बना रखा है, N को मोल में रखोगे, टेम्परेचर को केल्विन में रखोगे और R की यूनिट भी ये वाली लगाओगे तो तुम्हें लीटर ही मिलेगा। ऐसा होगा? जी हाँ, सारी चीजें तुम्हें पता है, उठा करके रख दो, सॉल्व कर लो, तुम्हें जो अप्रोक्सीमेटली जो हमारे पास वॉल्यूम आ जाता है वो 10 लीटर। नियरेस्ट इंटीजर जानना चाहता है और तुम्हारा 10 लीटर के आसपास आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर जो हो जाएगा वो होगा 10। क्वेश्चन नंबर 29, अल्फा सल्फर बीटा सल्फर S2 हाउ मेनी, इनमें से कौन कौन से हैं जो पैरामैग्नेटिक हैं? कितनी बार बोला गया है? अल्फा सल्फर जो होते हैं वो एक्चुअली में रोम्बिक सल्फर होते हैं और जो बीटा सल्फर होते हैं वो एक्चुअली में मोनोक्लिनिक सल्फर होते हैं, और ये दोनों ही होते हैं S8 की फॉर्म में। और S8 फॉर्म कैसा होता है? डायामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक केवल होता है S2 डायमेरिक सल्फर। इसमें तुम शॉर्टकट भी लगा सकते हैं कि S2 में इलेक्ट्रॉन होंगे 32 इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? डाइएटॉमिक। 32 इलेक्ट्रॉन लेकर के कोई भी एटम कैसा हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। तो ये पैरामैग्नेटिक होता है, बिल्कुल O2 के जैसा पैरामैग्नेटिक होता है। और केवल हाउ मेनी पूछा है, कितने पैरा हैं? अल्फा सल्फर बीटा सल्फर और S2 में केवल एक, तो इंटीजर जैसा है, आंसर हो जाएगा फर्स्ट, मतलब एक हो जाएगा आंसर 1। और क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग देख लेते हैं, जहां पे हमसे मैचिंग के लिए बोला जा रहा है, कॉलम ए और कॉलम 2 को मैच कराना है क्वेश्चन नंबर 30 में। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो एक तरफ हमें दिया गया है मेटल्स और दूसरी तरफ दिया गया है उनका नाम। बहुत ही आसान सा है, बस तुम देखते चलो और मैच कराते चलो। जिंक किससे मैच हो जाएगा भाई? कैलामाइन से। अभी अभी उन्होंने फर्स्ट शिफ्ट में भी दिया है कैलामाइन के ऊपर, और अभी भी दे दिया कैलामाइन, सब जगह कैलामाइन ही आएगा। फिर कॉपर का कौन है? मेलाकाइट, CuCO3.COH2। Fe का क्या होता है? सिडेराइट, FeCO3। और एल्यूमिनियम का क्या होता है? बॉक्साइट। मेलाकाइट तो तुम लोगों को दिखाया तक है, एक्सपेरिमेंटल वीडियो में जाके देख लेते, ग्रीन कलर का था ये अपने पास, मेलाकाइट ग्रीन। बस मैचिंग करा लिया। जो भाई एल्यूमिनियम का हो जाएगा 4, P का हो जाएगा 4, Q का क्या होगा अपने पास? Q का होगा 3, P का 4, Q का 3, R का क्या होगा? 1, R का 1। आंसर हो जाएगा A पार्ट। बस इसी तरीके से हमने क्वेश्चन पूरे के पूरे 30 क्वेश्चंस अच्छे से इकट्ठा करके तुम्हें बता दिए। चलिए फिर इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, जल्दी ही मिलेंगे हम लोग किसमें? जो 25 फरवरी को एग्जाम हो रहा है, यानी कि जो आज एग्जाम हो रहा है उसके पेपर्स के सोल्यूशन के साथ। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाय।